नमस्कार, मैं अंकित राजपूत। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आज यशवंत वर्मा के केस में एक नई अपडेट आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर रखी हुई शराब और 500-500 के नोटों की जो बोरी भरी हुई थी उसमें आग लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में 14 मार्च की रात जो आग लगी उसकी वजह अब सामने आ चुकी है और ये वजह है शराब से भरी हुई अलमारी। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में हुआ है। 64 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में पैसों के अलावा एक शराब से भरी अलमारी भी मौजूद थी जिसने आग को भड़काया। शराब की अलमारी बिजली के स्विच बोर्ड के बेहद करीब रखी गई थी। जांच में पाया गया कि अलमारी से निकली ज्वलनशील गैस ने एक छोटी सी चिंगारी को भी बड़ी आग में बदल दिया। शराब अत्यधिक ज्वलनशील होती है और जैसे ही बोतलें गर्म हुई फटने लगी। दमकल विभाग के कर्मचारियों की गवाही भी रिपोर्ट में शामिल है। एक कर्मचारी ने बताया कि आग के आसपास शराब की बोतलें बिखरी थीं। जब आग बुझाई जा रही थी तो वहां से सामान गिरा और फर्श पर करेंसी नोट दिखाई दिए। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि भारी मात्रा में नकदी भी जल गई। घटना के समय जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। परिवार या निजी स्टाफ में से किसी के पास स्टोर रूम की चाबी नहीं थी। जब आग लगी तो सुरक्षा गार्ड ने ताला तोड़कर दमकल विभाग और पुलिस को अंदर दाखिल करवाया। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है, शराब की अलमारी का स्थान बेहद जोखिम भरा था। बिजली के बोर्ड के पास रखी इस अलमारी से निकली गैस ने पूरे स्टोर रूम को आग का गोला बना दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। जांच समिति ने पाया कि नकदी को हटाने में जस्टिस वर्मा के घरेलू स्टाफ रहील हनुमान प्रसाद शर्मा और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजिंदर सिंह कार्की की भूमिका संदिग्ध है। राजिंदर कार्की पर आरोप है कि उन्होंने फायर रिपोर्ट में नकदी का जिक्र न करने को कहा और अगले दिन स्टोर रूम की सफाई भी करवा दी। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब उन पर संसद के आने वाले सत्र में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले की परतें दिन बर दिन खुल रही हैं। आगे और क्या खुलासे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस कांड के बाद आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का ये हाल है, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के क्या हाल होंगे। इसे लखन पासी की खुशकिस्मती कहें या बदनसीबी, जो गुनाह किया नहीं उसी की सजा काटी, वो भी एक नहीं पूरे 43 साल। जी हाँ, 43 साल जेल में बिताने के बाद अब जाकर उन पर लगा दाग धुल गया है। 103 साल के कैदी लखन पासी को हाई कोर्ट इलाहाबाद से 43 साल बाद न्याय मिला। हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को उन्हें जिला जेल कौशाम्बी से रिहा किया गया। क्या यही है कानून व्यवस्था? क्या देश में कानून और संविधान के रखवाले ही उसके सौदागर बन गए हैं? क्या ये जो पैसा बरामद हुआ है ये देश की जनता की न्याय की बोली लगाकर लूटा गया पैसा है? यशवंत वर्मा ने फायर ब्रिगेड और पुलिस की रिपोर्ट को भी खारिज किया है और बताया है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कैश और शराब के साथ जो मलबा प्राप्त हुआ वो सब निराधार है। यशवंत वर्मा ने अपनी सफाई में कहा है कि घर का वो हिस्सा जिसको हम एज ए फैमिली इस्तेमाल करते हैं वहाँ इस तरीके से ना कोई कैश प्राप्त हुआ है ना कोई शराब मिली है, और पुलिस से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप इस तरीके की निराधार बातें ना करें। इसमें मेरा मानना तो ये है कि जज साहब के घर में अगर स्टोर में शराब और कैश रखा हुआ है तो उस कैश की रखवाली या उस शराब की रखवाली तो वो कर नहीं रहे होंगे। क्या आपको ये पैसा 300 शब्दों का निबंध लिखवाने के लिए मिले थे? परिवारों को जिनके 2 बच्चे इस दुर्घटना का शिकार हुए, जो मारे गए, जब उन्हें यह पता चला होगा कि उनके बच्चों की जान लेने वाले लड़के को एक निबंध लिखने की सजा पर कोर्ट से जमानत मिल गई। सजा देखिए क्या है, उसे 300 शब्दों का एक निबंध लिखना है। यह सजा है 24 साल के 2 लोगों को जान से मार देने की, और इस निबंध लिखने की सजा पर जमानत मिल गई तो सोचिए आज उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। और अब आप खुद सुनिए कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले जो 2 लोग थे, 24 साल का एक लड़का और एक लड़की, उसका परिवार आज क्या कहता है। कानूनन तो उसको जमानत नहीं मिलना थी, और दूसरी बात यह है कि उसके फादर गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई होना
चाहिए कि उसने नाबालिग बच्चों को इतनी बड़ी गाड़ी दे दी। यहाँ मतलब हम लोग भी चलाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम नाबालिग बच्चों को टू व्हीलर नहीं चलाने देते। हाँ, और महाराष्ट्र का मैंने सुना है कि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतना लचीला कानून होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मेरा तो प्रशासन से, गवर्नमेंट से और कोर्ट से यही है, आग्रह है कि उनके विरुद्ध बच्चे के ऊपर तो की जाए कार्रवाई, उसके साथ साथ उनके गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और हमेशा के लिए उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाए। ये केस जो पुलिस ने विवेचना की है 304A की, इसमें 304A नहीं बनता है, 304 में विवेचना होना चाहिए और पुलिस पूर्णतः गलत विवेचना करी है। जानबूझ के उसने शराब पी है, बियर में अपने से पिया हो, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसने पीछे से जानबूझ के हिट किया है। ये हत्या है, न कि एक लापरवाही का केस है। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि पुलिस की जिस टीम ने इस केस को हैंडल किया है उसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ठीक से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, उन्होंने ठीक से धाराएं क्यों नहीं लगाई। आज उसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद जहां जहां से भी इस लड़के को इतनी आसानी से जमानत मिली है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये फाइल दोबारा से खुलनी चाहिए और कोई वरिष्ठ अधिकारी। अब आइए चलते हैं संसद की तरफ कि संसद और पार्लियामेंट में इनके लिए क्या कानूनी कार्यवाही चल रही है। वैसे तो भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चालू हुई है। इस प्रक्रिया को आज सोमवार से लागू किया जाएगा। यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कांग्रेस, सीपीआई, बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस जैसे सत्तारूढ़ विपक्षी दलों ने भी हस्ताक्षर किए। इसमें पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी जी और सुप्रिया सुले जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का कहीं कोई खुले शब्दों में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 124, 217 और 218 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने और उनको निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत संसद में यह प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रक्रिया से लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा से 50 सांसदों के समर्थन से प्रस्ताव लाया जाता है। फिर स्पीकर या चेयरमैन की वैधता की जांच करते हुए एक जांच समिति बनाई जाती है, उसको वो रिपोर्ट सौंपी जाती है और अंत में सदनों में 2/3 बहुमत इस प्रस्ताव को पास होने के लिए राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। जबकि लोकसभा में 145 सांसदों ने और राज्यसभा में 63 सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को उनके आवास पर जले हुए नोट मिलने के बाद में उनका जो तबादला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था और लोकसभा और राज्यसभा के सभापति जांच के लिए समिति गठित कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कानूनविद भी शामिल होंगे। नमस्कार।